गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 की हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको लहासा की ओर पाठ का सारांश बताएंगे। बच्चों, लहासा की ओर ये पाठ एक यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या लेखक अपनी किसी यात्रा का अर्थात जहाँ कहीं वो घूमने के लिए गया हुआ होता है उसका यथावत वर्णन करता है तो वह यात्रा साहित्य कहलाता है। मतलब कहीं वो घूमने गया हुआ है और वहाँ पर उसने क्या देखा, क्या था, क्या महसूस किया, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे वापस आया आदि चीज़ों को वो क्रमवत जब वर्णन करता है तो वही वर्णन साहित्य में यात्रा साहित्य कहलाता है। लहासा की ओर पाठ राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा साहित्य है, जिसमें उन्होंने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने 1930 में नेपाल के रास्ते किया था। लहासा तिब्बत की राजधानी है जिसे लासा भी कहा जाता है। तिब्बती भाषा में इसका अर्थ है देवी देवताओं के रहने की जगह। उस समय जब लेखक ने यहाँ की यात्रा की उस समय नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक चौकियाँ और किले भी थे जिनमें अब इस समय स्थानीय ग्रामीणों ने अपना निवास स्थान बना लिया है। यहाँ पर पर्दा प्रथा और जाति प्रथा नहीं थी। इस कारण यहाँ कोई भी अपरिचित व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के घर में जाकर के अपना सामान दे करके उस घर की महिला से अपना चाय बनवा सकता था या उस घर में जाकर खुद चाय बनाकर पी सकता था। लेखक जब एक परित्यक्त चीनी किले से आगे बढ़े तो एक व्यक्ति उनसे राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब रास्ते का कर। तो लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमित की चिटें उसे दे दी। सुमित एक मंगोल भिक्षु थे जिसे लेखक ने यात्रा के लिए अपने साथ ले लिया था जिससे यात्रा में आसानी हो। यहाँ सुमित की पहचान होने के कारण भिखारी के भेष में होते हुए भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली, क्योंकि लेखक और सुमति भिखारी के भेष में थे। अगले दिन लेखक और सुमति को एक विकट भयंकर मतलब अत्यंत खतरनाक डांडा जिसका नाम थोंगला था पार करना था। यह तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह थी। यह डांडा 16-17 हजार फीट ऊंचा था। इसके दोनों ओर दूर दूर तक गांव का नामो निशान नहीं है। इसीलिए यहाँ डाकुओं का सदैव डर बना रहता है, क्योंकि निर्जन स्थान होने के कारण यहाँ डाकू आसानी से छिप सकते हैं। यहाँ की सरकार पुलिस विभाग पर अधिक खर्च नहीं करती। मतलब यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए यहाँ लूट और हत्या का खतरा हमेशा बना रहता था, क्योंकि यहाँ डाकू निर्भय होकर स्वच्छंद विचरण किया करते थे और मौका मिलने पर वे राहगीरों को मार देते थे। वे पहले राहगीरों को मार देते थे, फिर यह देखते थे कि उनके पास कुछ पैसा वैसा है कि नहीं। यहाँ एक बात और थी, यहाँ हथियार के संबंध में भी कोई कानून नहीं था। मतलब यहाँ लाइसेंस वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास बंदूक या पिस्तौल लेकर चलते थे। अब लेखक और उनके साथी तो भिखमंगे के भेष में थे, तो उन्हें डाकुओं का कोई डर न था। जहाँ कहीं भी उन्हें ऐसा कोई खतरा दिखता, ऐसा संदेह होता कि कोई डाकू मिल सकता है, तो वे अपनी टोपी उतार कर जीभ बाहर निकालकर भीख मांगने का नाटक करने लगते। वे कुची कुची करके कहते एक पैसा दे दो। कुची कुची का मतलब होता है दया करो, दया करो। दूसरे दिन लेखक ने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की। उतरते समय लेखक का घोड़ा
थोड़ा पीछे चलने लगा और उल्टे रास्ते 1.5 कोस चले गए। बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर लेखक वापस लौटे, जिस कारण उन्हें देर हुई और सुमित को उनका इंतज़ार करना पड़ा। इस कारण सुमित लेखक से थोड़ा नाराज़ भी हुए थे। अब लेखक और सुमति तिंगरी के मैदान में पहुँचे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू था। इसके आसपास के गांवों में सुमित के बहुत सारे परिचित थे, जिनसे सुमित मिलना चाहते थे, किंतु लेखक ने मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया तो सुमित मान गए। किंतु सुमित अपने परिचितों से मिलने का लोभ छोड़ न पाए। अब चूंकि लेखक को तो रास्ता पता नहीं था, तो सुमित बहाने से लेखक को सेकर बिहार की ओर ले गए। वहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की 103 हाथ से लिखी पोथियाँ रखी हुई थीं। लेखक उन्हें पढ़ने का मोह न त्याग सके और वहीं मंदिर में ही बैठकर वहाँ के मठाधीश से आज्ञा लेकर पढ़ने लगे। इसी बहाने सुमति को अपने यजमानों से मिलने का मौका भी मिल गया और जब सुमत वापस आए तो वे लोग तिंगरी गांव के लिए वापस चल दिए। 5 साल बाद लेखक फिर इसी रास्ते आया, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली, जबकि इस बार वे किसी भिखारी के भेष में नहीं थे, एक सभ्य नागरिक के भेष में थे। फिर भी उन्हें बहुत कोशिश के बाद उस गांव की सबसे गरीब झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ी। लेखक यहाँ अपनी पहली यात्रा से इस यात्रा की तुलना करता है और कहता है कि इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। बदलाव की यह हवा शहरों और गांवों तक ही नहीं है, पहाड़ी इलाके भी इससे छूते नहीं रहे। तो यहाँ पर लहासा की ओर पाठ का अंत हो जाता है, पाठ समाप्त हो जाता है। वैसे पाठ बहुत बड़ा है और इसकी भाषा भी काफ़ी टफ है, लेकिन मैंने इसको सरल भाषा में बताया है ताकि आप इसे आसानी से इस कहानी को समझ सको। धन्यवाद।